माला एक नंबर की लालची औरत थी। वो पैसों के मामले में किसी का भी भरोसा नहीं करती थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू कंचन को आवाज लगाकर बुलाती है। बता बहू, पैसे कहाँ हैं? कितनी देर से मैं अपने पैसों को ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहे। माँ जी, अब कौन से पैसे की बात कर रही है आप? लगता है फिर कहीं पैसे रखकर भूल गई है और अब मेरे पीछे पड़ रही है। पैसे कहाँ रखे हैं ये इनको याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे दिए होंगे। पता नहीं कैसे याद रह जाता है। बहू, मैंने तुझसे कुछ पूछा है, बता जल्दी से पैसे कहाँ रखे हैं। माँ जी, कौन से पैसे? आप किन पैसों की बात कर रही है? अरे वही पैसे जो दुकान के किराए के थे, अभी कुछ दिन पहले रामू देकर गया था। जी माँ जी, रामू तो अपने गांव गया है, वो किराया कहाँ से देगा? और जिस किराए की बात कर रही हो आप, वो तो पिछले महीने देकर गया था, जिसे आपने मुझसे ले भी लिए थे किसी काम के लिए। हे भगवान, कितना झूठ बोल रही है। मुझे अच्छे से याद है, वो अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे देकर गया था। माना मैं और चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन पैसे के मामले में कुछ नहीं भूलती। इसी बात का तो अफसोस है, एक यही मामला तो है जिसमें आपकी याददाश्त बहुत तेज है। तू फिर चुप हो गई? जल्दी से बता दे बहू कि पैसे कहाँ हैं। मुझे उन पैसों को ले जाकर बैंक में जमा करवाना है। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। माला अपनी भूलने की आदत के चलते अपनी बहू कंचन पर पैसे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा रही होती है, जिस चक्कर में दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है। तभी कंचन का पति कार्तिक तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आता है और दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर बोलता है, अरे शांत हो जाओ आप लोग। किस बात की इतनी बहस हो रही है? इस घर में कभी शांति नजर आएगी कि नहीं? देखिए ना कार्तिक जी, आपकी माँ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, वो भी झूठा। बल्कि मैंने ने कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन ये है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रही है। बेटा, तेरी बीवी अपने आप को बहुत एडवांस समझती है, लेकिन ये बात तो तू भी अच्छे से जानता है कि मैं पैसों के मामले में कुछ नहीं भूलती हूँ, और ये मुझे कब से पागल बनाने की कोशिश कर रही है। माँ जी, आप सच में पागल है। पैसों के लालच में आप पागल हो गई है, जिसे पैसे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। तेरे माँ बाप ने तुझे बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए, अपनी सास को पागल बोल रही है। चुप, एकदम चुप। अब आप दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। सुबह सुबह मिलके दिमाग खराब कर देते हो आप लोग। माँ, आपको आपके पैसे चाहिए ना, मैं ला के दूंगा, ठीक है? आप रूम में जाओ अपने, और तुम मेरे साथ रूम में चलो। कार्तिक इतना कहकर कंचन का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाता है। कमरे में पहुंचकर कार्तिक कंचन से बोलता है, अब बताओ तुम कि माँ कौन से पैसों की बात कर रही है और किस बात की बहस कर रहे थे तुम लोग? कार्तिक जी, जो रामू नाम का लड़का हमारे दुकान पर काम करता था, पिछली बार वो दुकान का किराया देकर गया था। माँ जी उस किराए को अब पूछ रही है, बल्कि उस बात को 1 महीना हो गया है, लेकिन माँ जी को लगता है वो अभी कुछ दिन पहले ही देकर गया है। बल्कि ये बात तो आपको भी पता है कि रामू पिछले 1 महीने से गाँव में है। कंचन, वो मैं क्या कह रहा था ना कि तुम पहले गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात सुनो। वैसे माँ कह तो सही रही थी ना, क्योंकि पैसों के मामले में माँ कुछ भूलती कहाँ है। अब ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मैं ये कह रहा था ना कि रामू बेशक गांव गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो वापस आया था, और उस बीच उसने माँ को पैसे दिए और माँ ने मुझे पैसे दिए, लेकिन वो भूल गई और उनको लगा कि उन्होंने तुम्हें दिए। अच्छा, तो ये बात है। दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करिए, माँ जी के पास जाइए और सारा सच बताइए कि मैंने कहीं पैसे नहीं रखे हैं, बल्कि अपने रखे हैं। नहीं यार, मैं माँ को कुछ नहीं कहूँगा। अरे तुम तो जानती हो ना, माँ पैसे के मामलों में किसी की सगी नहीं है, और उनके पैसे तो मुझसे खर्च हो चुके हैं, और जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते ना, मैं माँ को कुछ नहीं कहूँगा, वरना वो तो मेरा बैंड बजा देगी। और हाँ, तुम्हें भी मेरी कसम है, तुम भी माँ को कुछ मत बताना। कार्तिक कंचन को अपनी कसम देकर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसकी वजह से कंचन मजबूर हो जाती है और सच जानते हुए भी अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन माला उसका जीना हराम करके रख देती है। हर टाइम बस उससे यही पूछती रहती कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं। ये सुनकर कंचन थक चुकी थी। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन माला कंचन के पास आती है और उसे 5,000 रुपए देती है। माँ जी,
आप ये मुझे पैसे क्यों दे रही है? एक काम करिए, पैसे आप अपने पास ही रखिए, वरना फिर आप भूल जाएंगी और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाएंगी। बहू, तू मुझे इतनी भुलक्कड़ समझती है क्या? जो पैसे मैं तुझे अपने हाथों से देती हूँ, मैं उन्हीं पैसों को तुझसे मांगती हूँ। वह बात अलग है कि तू मुझे पागल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बना नहीं पाती। माँ जी सीधा सीधा बोलिए कि आपने ये पैसे मुझे किस लिए दिए हैं? बहू, ये पैसे मैंने तुझे सब्जी लाने के लिए दिए हैं। हो सकता है मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़े, तो उसी समय तुझे ही बाजार जाना पड़ेगा, तो तेरे पास पैसे होना जरूरी है। ठीक है माँ जी, इन पैसों को संभाल कर रखूंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी ही खर्च करूंगी, उसके बाद आपको वापस कर दूंगी। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। अगर तू ऐसे ही मेरी बात मान जाया करे तो मुझे तुझे सुनाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन उसके पड़ोसन कमला रोते हुए उसके पास आती है और बोलती है, माला, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। मेरे पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे बेटे की अभी सैलरी भी नहीं आई है। अगर तुम मेरी 5,000 की मदद कर देगी तो तेरा बहुत उपकार होगा मुझ पे। कमला, तू ये कैसी बातें कर रही है? एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी के दुख दर्द में काम आता है, इसमें उपकार करने वाली कोई बात नहीं है। तू यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए पैसे लेकर आती हूँ। माला इतना कहकर अपनी बहू कंचन के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से 5,000 निकालकर अपनी पड़ोसन कमला को दे देती है और ये बात अपनी बहू को पता न भूल जाती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन माला अपनी बहू कंचन से बोलती है, बहू, मैंने तुझे जो पैसे दिए थे उसमें से तू कुछ पैसे लाकर मुझे दे दे। देखूं, अगर बाजार में कुछ हरी सब्जियां मिल जाए तो मैं ले आऊंगी। बाकी सब्जियां तो हम यहाँ मोहल्ले में ले ही लेते हैं। इसी बहाने मैं थोड़ा घूम भी आऊंगी। जब गांव नहीं जाना है तो घर के काम ही कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर आती हूँ। वैसे भी ये सब काम मुझसे नहीं होता है। अच्छा हुआ कि आपका गांव जाना कैंसिल हो गया, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि बाजार जाना, वहाँ से सब्जी लाना, मोल भाव करना, ये सब मुझसे कैसे होगा। माँ जी, आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो मैंने अलमारी में रखे थे, लेकिन अब वहाँ नहीं है। आपने लिए क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वह पैसे मैंने तुझे ही दिए थे। बता बहू, पैसे कहाँ हैं? पैसों के मामले में मुझसे मजाक मत किया कर। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब वहाँ नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वह पैसे कहाँ हैं। तू एक गरीब परिवार से आई है ना, इसलिए तू मेरे से पैसे लेकर अपने परिवार वालों को दे देती है और मेरे भूलने का फायदा उठाती है। पैसे न मिलने पर माला अपनी बहू को बहुत खरी खटी सुनाती है और उसकी सारी बातें कमला सुन लेती है, जो कि उसके पैसे वापस करने आई थी। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है और माला को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर माला का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और उस दिन के बाद से वो कभी भी अपनी बहू से नहीं पूछती है कि बहू बता पैसे कहाँ रखे हैं। रमा अपने पति केशव और बेटे दिनेश के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दूसरों के घर में मजदूरी करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, क्योंकि उसके पति केशव की आए दिन तबीयत खराब रहती थी, जिसके कारण वो उसे काम पर जाने नहीं देती। एक दिन दिनेश अपनी माँ के पास आता है। माँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए। मुझे ना अपने कॉलेज की फीस जमा करनी है। बेटा, पैसे तो थे, लेकिन मुझे तेरे पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, वरना दे देती। माँ, फीस जमा करवानी जरूरी है। ये लास्ट एग्जाम है, उसके बाद हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटा, वो तो मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, तू ले जा पैसे। मैं उधार दवा ले आऊंगी और बाद में पैसे दे दूंगी। चल मेरे साथ। रमा दिनेश को लेकर कमरे में जाती है और उसे अलमारी से पैसे निकाल कर देती है। पैसे पाकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है और अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। समय बीतता है और समय के साथ दिनेश की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो नौकरी की तलाश करने लगता है। तभी उसके पास एक दिव्या नाम की लड़की का फोन आता है। हेलो, मेरा नाम दिव्या है, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से। क्या आप दिनेश बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ, बताइए। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया था। आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना होगा। ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। दिल्ली में जॉब की बात सुनकर दिनेश बहुत खुश हो जाता है और ये बात जाकर अपनी माँ से कहता है। माँ 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 माँ, मुझे दिल्ली से फोन आया था इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है दिल्ली में मेरी जॉब लग जाएगी।
बेटा अगर तू दिल्ली चला जाएगा तो मैं और तेरे पिता कैसे रहेंगे? हमें तेरे बिना रहने की आदत ही नहीं है। माँ आप चिंता क्यों करती हो? वहाँ जाने के बाद जैसे रहने का बंदोबस्त होता है मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है? खुश? जाने दो रमा, हमारे चक्कर में ये क्यों पीछे रह जाए। ये आगे बढ़े इसलिए तो तुमने मर मर कर इसको पढ़ाया है। शायद आप सही कह रहे हैं। बेटा ठीक है, तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो शाम की ट्रेन से दिल्ली चला जाता है और सुबह उस ऑफिस में पहुंचता है जहां से उसे कॉल आया था और इंटरव्यू देता है। थोड़ी देर बाद दिव्या उसे अंदर बुलाती है। आपकी जॉब फाइनल हो गई है। आपका स्वागत है हमारी कंपनी में। मैडम मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अब तक कि मेरी जॉब इतनी बड़ी कंपनी में लग चुकी है। अब आप यकीन कीजिए और काम पर लग जाइए। दिनेश की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने माता पिता को भी दिल्ली में बुला लेता है। अपने बेटे को कामयाब देखकर रमा और केशव भी बहुत खुश थे। एक दिन दिनेश की मुलाकात अपने ऑफिस के एक काजल नाम की लड़की से होती है। काजल को दिनेश ऑफिस के पहले दिन से ही पसंद करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। आज भी सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ बोल नहीं पाते हो। और अगर आज नहीं बोला ना तो कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो कह रही थी ना कि तुम्हारे माता पिता खुले विचारों के हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ तो ओपन माइंड होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है या तो मैं उन्हें अपनी पसंद के लड़के से मिलवाऊं या वो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करवा देंगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा और कोई नहीं। दिनेश घर जाकर अपनी माँ से अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की बात कहता है। अपने बेटे की खुशी देखकर वो भी हाँ कर देती है और कुछ समय बाद दोनों परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही घर में लड़ाई का माहौल बन जाता है, क्योंकि काजल नए ख्यालात की थी और रमा पुराने, जिसके चलते दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन काजल अपने ससुर के सामने घूंघट लिए सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी रमा उसके पास आती है। बहू तुझे कितनी बार कहा है बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, लेकिन तेरे ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता। माँ जी वो मेरी घूंघट लेने की आदत नहीं है ना, इसलिए भूल जाती हूँ, माफ करिए। अरे आदत नहीं है तो डाल ले आदत, क्योंकि हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि बहू अपने बड़ों के सामने अपना सर खुला करके घूमे। माँ जी बुरा मत मानिए, लेकिन आज के जमाने में कौन घूंघट लेकर आता है? आजकल तो बड़े हो या छोटे सभी दोस्त बनकर रहते हैं एक दूसरे के साथ। बहू ये सब तेरे घर में चलता होगा, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। रमा अब जाने भी दो, अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की, उसे कहाँ आदत होगी घूंघट लेने की। मैं अपने घर से घूंघट लेना सीख कर नहीं आई थी, ससुराल आने के बाद आदत डाली थी। इसकी शादी को तो समय भी हो गया है, तब भी मैंने इसे टोकना शुरू किया है, लेकिन मजाल है इस पर कोई भी असर पड़े। अच्छा तो तुम अपनी बहू से उस चीज का बदला ले रही हो क्या? जी नहीं, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, बल्कि सही और गलत समझा रही हूँ ताकि इसे कोई और ना टोके। जी माँ जी समझ गई मैं, आगे से गलती नहीं होगी। काजल वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन फिर काजल रसोई में बिना घूंघट के काम कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला अपनी सामने वाली खिड़की से उसे देख रही थी। तभी रमा वहाँ आती है। अरे कहा है ना तुझसे कि बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, लेकिन सुनना ही नहीं होता तुझे। माँ जी ये आप क्या कर रही हो? अपने घूंघट के चक्कर में मुझे मारना चाहती हो क्या आप? बहू तो तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? जब तुझे बोला है कि अपने बड़ों के सामने घूंघट लेकर रखा कर, तो हमेशा उनके सामने घूंघट गिराती रहती क्यों है तू? माँ जी लगता है आपकी उम्र के साथ आपको दिखाई देना भी कम हो गया है। यहाँ रसोई में मैं अकेली हूँ तो घूंघट क्यों लूँ? जरा अपने सामने वाली खिड़की की तरफ देख, तेरी पड़ोसन तुझे झांक रही है। कल बाहर निकलते ही मुझे ताना मारेगी कि मेरी बहू घूंघट नहीं लेती। माँ जी अब मैं खाना बनाने पर ध्यान लगाऊं या बड़ों के सामने घूंघट ना गिरने पर?
बड़ों के सामने घूंघट ना गिराने पर ध्यान लगा। तो ये तो मुझसे नहीं होगा माँ जी, क्योंकि आज के जमाने में होकर भी मैं पुराने जमाने में नहीं जी सकती हूँ। अगर आपने सिर्फ सर तक घूंघट लेने के लिए बोला होता तो मैं सोचती भी, लेकिन अब मुझसे आपका ये घूंघट का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे तो क्या करेगी तू? वही जो मुझे सही लगेगा। काजल अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वो सामान पैक करके कमरे से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ दिनेश आ जाता है। काजल को सामान समेत देखकर वो कहता है, काजल, तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इतने सारे सूटकेस के साथ? मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैंने तुमसे प्यार करने के नाते इस घर में रहने और तुम्हारे घर के रीति रिवाजों को समझने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। पहले मुझे बताओ तो हुआ क्या है जो तुम छोड़ने की बात कह रही हो? तुम्हारी माँ मुझे जब देखो बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, बोल बोल कर परेशान करती रहती है। नहीं लिया जाता यार मुझसे घूंघट इतना लंबा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई? हाँ, और ये फैसला मैं नहीं बदलूंगी, क्योंकि मैं घर में रोज का कलेश नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिनेश काजल को लेकर घर से जाने लगता है। तभी रमा उसके पास आकर कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं काजल को लेके घर छोड़ के जा रहा हूँ। ना आप काजल को अपना रही हो और ना ही उसके साथ रह पा रही हो। इससे अच्छा तो यही है ना, हम यहाँ से चले जाए। आप रहिए आराम से। अब क्यों चुपचाप बैठी हो तुम? बड़ों के सामने घूंघट मत गिराया कर, बोल बोल कर बहू को ही घर से बाहर कर दिया। मैंने बोला था इतना पुराने जमाने में मत जियो, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी ही चलानी थी। मैंने क्या किया है जी? आपको लगता है मेरी वजह से बहू घर छोड़कर गई है? अभी भी तुम्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है? आज के जमाने में तुम्हें बड़ों की इज्जत करने वाली, तुम्हारी बात सुनने वाली बहू मिल गई। वो कम था जो तुम उसे पुराने जमाने में ढालने की कोशिश कर रही थी? ना तुम उसे ऐसा करने पर मजबूर करती, ना हमारे बच्चे हमारा घर छोड़कर जाते। अपने पति की बात सुनकर रमा को अपनी गलती समझ में आती है और अगले दिन अपनी बहू के घर जाकर उसे मनाकर अपनी बहू बेटे को घर वापस लेकर आती है और दोबारा फिर कभी घूंघट के चलते अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, बल्कि धीरे धीरे शहर के माहौल में ढलने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।